वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आइए देख लेते हैं जो भी हमारे आर्टिकल छूट गए थे, सुबह में डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो अभी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आर्टिकल है अभी हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद समिति ने 2024-25 के लिए सभी निर्धारित जो रबी की फसलें होती हैं उनके लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में की गई बढ़ोतरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी के मूल्य नीति सिफारिश पर आधारित होती है। ये रबी की जो एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। इस घोषणा में कहा गया था कि एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। सीएसीपी ने रबी की फसल के लिए कुछ गैर मूल्य सिफारिशें भी की हैं। इसमें शामिल है जैसे कि खेती के लिए क्षेत्र का विस्तार करके दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और उसमें विविधता लानी चाहिए। और दूसरा है खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए की ज़रूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और इस मिशन के दायरे का विस्तार करना चाहिए। तीसरा है चावल और गेहूं के लिए जारी एक खुली व मुक्त खरीद नीति की समीक्षा आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फसल पैटर्न को विकृत करती है और भूजल को के अत्यधिक दोहन का कारण बनती है। सरकार द्वारा फसलों की खरीद को केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी किया जा सकता है। किसानों के लिए समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्यों द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए एक गतिशील सीड रोलिंग प्लान तैयार करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की अनुकूल क्षमता में वृद्धि के लिए उचित समन एवं अनुकूल रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। ये एमएसपी एक बाजार हस्तक्षेप है। इसे केंद्र सरकार फसलों के बुआई के सीजन की समय शुरुआत में ही घोषित कर देती है। इसमें फसलों की कीमत में किसी भी आकस्मिक गिरावट की स्थिति में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी घोषणा की जाती है। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अभी हाल ही में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना से अदानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी के आरोपों के बारे में प्रमुख दस्तावेजों तक पहुंच देने के लिए कहा है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये OCCRP ये दुनिया भर में 50+ स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स और एक गैर लाभकारी खोजी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जो प्रतिवर्ष 100 से अधिक जांच प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 2006 के में अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्टिंग करने और दुनिया भर में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित जो दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य खोजी पत्रकारों का एक वैश्विक नेटवर्क विकसित करना और सुसज्जित करना है और उनकी कहानियों को प्रकाशित करना है। इसके साथ OCCRP अपराध और भ्रष्टाचार को उजागर करता है ताकि जनता सत्ता को जवाबदेह बना सके। इसका दृष्टिकोण क्या है? तो ये एक ऐसी दुनिया जहां जीवन आजीविका और लोकतंत्र को अपराध और भ्रष्टाचार से खतरा नहीं है। OCCRP ये मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों को डिजिटल और भौतिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण संसाधन और उपकरण प्रदान करता है और यह सबसे संवेदनशील विषयों को कवर करने वाले को विश्वसनीय संपादकों के साथ टीमों में काम करने की अनुमति देता है। OCCRP एक LFA एक खोजी डेटा प्लेटफॉर्म है जहां पत्रकार आपराधिक कनेक्शन और पैटर्न का पता लगाने और सीमाओं के पार कुशलतापूर्वक सहयोग करने के लिए 3 अरब से अधिक रिकॉर्ड्स खोज और क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। यह पत्रकारों और भागीदारों को उन्नत पत्रकारिता तकनीकी में प्रशिक्षित भी करता है। OCCRP वकालत समूह के साथ भी साझेदारी करता है ताकि नागरिक समाज को न्याय और परिवर्तन के लिए सार्थक रूप में दबाव डालने के लिए जानकारी प्रदान करता है और सबूतों का पता लगाता है। इसमें कानून प्रवर्तन को कार्य करने में भी ये सक्षम बनाता है। हमारा अगला आर्टिकल है सूक्ष्म शैवाल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं माइक्रो एल्गी के बारे में। ये अभी एक नए अध्ययन के अनुसार माइक्रो एल्गी जो कि समुद्र में खाद्य श्रृंखला के आधार बनाते हैं, इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इनकी एक अनूठी रणनीति पर भरोसा करते हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म शैवाल के बारे में। तो सूक्ष्म शैवाल वे हैं जो आमतौर पर मीठे पानी और समुद्री प्रणालियों में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय प्रजातियां हैं जो व्यक्तिगत रूप से श्रृंखला या समूहों में मौजूद होती हैं। इसमें एक कोशिकीय शैवाल प्रजातियां शामिल हैं जैसे कि हरा शैवाल, डाइटम और
डाइनोफ्लैगेलेट्स आदि इनके नाम हैं। प्रजातियों के आधार पर इनका आकार कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सैकड़ों मीटर तक होता है। शैवाल का रंग तो शैवाल कोशिका में प्रमुख वर्णक में प्रभावित होता है। इस प्रकार उन्हें उनके रंग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है, जैसे कि हरा, लाल या भूरा। उच्च पौधों के विपरीत ये सूक्ष्म शैवालों में जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। वे अधिकतर प्रकाश संश्लेषक होते हैं और उनकी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता प्रकाश संश्लेषक वर्णन की उपस्थिति के कारण होती है, जिसमें प्रकाश के संश्लेषक वर्णक की कमी होती है और वे विषम पोषी होते हैं और इसलिए वे अन्य जीवों को खाते हैं। इसका महत्व क्या है? तो ये खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं, जो जिम्प्लांक्टन, छोटी मछलियां और अन्य जलीय जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये फिल्टर फीडिंग जीवों के लिए भी प्राथमिक भोजन है। प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म शैवाल वैश्विक कार्बन और ऑक्सीजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन में मदद करता है और ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान देता है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का लगभग आधा उत्पादन करते हैं। ये सूक्ष्म शैवाल अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं और जैसे उदाहरण के लिए वे मूंगों यानी जूजेंथ्ले और के ऊतकों के भीतर रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्हें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें से कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भी सक्षम है, जैसे उदाहरण के लिए नोस्टॉक, अनावेना और अलीलेटोरिया। बे पोषक तत्व हैं जो ये बे पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जहां मनुष्यों के लिए भोजन स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं। स्पिरुलिना और क्लोरेला को दो प्रकार के सूक्ष्म शैवाल अक्सर आहार अनुपूरक के रूप में सेवन किए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं माइक्रो एल्गे क्या होते हैं। तो माइक्रो एल्गे, जिस आमतौर पर इन्हें समुद्री शैवाल कहा जाता है, जो समुद्री पौधे हैं, इन्हें प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं, लेकिन ये फूलों के बिना प्रजनन करते हैं। वे नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जिसमें सूक्ष्म शैवाल के विपरीत होते हैं, और ये आमतौर पर ये समुद्र तल या चट्टान सबस्ट्रेट से जुड़े रहते हैं। माइक्रो एल्गे ये बे रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को भोजन और आवास प्रदान करते हैं और पोषक तत्वों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देख लेते हैं शैवालीय प्रस्फुटन क्या होता है। तो शैवालीय प्रस्फुटन, ये शैवालीय प्रस्फुटन के ताजे खारे या खारे पानी में सूक्ष्म शैवाल या शैवाल जैसे जीवाणुओं की अत्यधिक वृद्धि है। वे उर्वरक, अवशिष्ट जल और तूफानी जल अपवाह के अतिरिक्त इसमें पोषक तत्वों का परिणाम है, जो बहुत अधिक धूप और बहुत गर्म तापमान और उथले धीमी गति से बहने वाले पानी के साथ मेल खाते हैं, मतलब उनके साथ रहते हैं। शैवाल या बैक्टीरिया के प्रकार के आधार पर जो इसका कारण बनता है, उसमें शैवाल के खिलने से दुर्गंध युक्त मैला झाग या पेंट जैसी परत पैदा हो सकती है। शैवाल के फूल कई रंगों के होते हैं, जिसमें से नीला, हरा, पीला, भूरा, गुलाबी और लाल शामिल इसमें हो सकते हैं। हानिकारक शैवालीय प्रस्फुटन या HAB एक ऐसा प्रस्फुटन है जो विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है, जो मनुष्यों को संभावित रूप से या अन्य जीवों के लिए खतरनाक है। सभी शैवालीय फूल विषैले नहीं होते हैं, कुछ विषैले होते हैं। आइए हमारा अगला आर्टिकल देख लेते हैं। तो अगला आर्टिकल है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के बारे में, यानी अपार। तो अपार ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको अभी हाल ही में राज्यों में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री APAAR शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचित किया है। तो अब आइए देख लेते हैं अपार क्या होता है। तो ये अपार में जिसमें वन नेशन और वन स्टूडेंट ID इसको कहा जाता है, ये एक एजुकेशनल इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडुलाकर है। अपार प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकन प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या देगा। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास पहले से मौजूद आधार ID के अतिरिक्त होगा। अपार में नामांकन करने पर प्रत्येक छात्र की पहचान उनके आधार ID या अन्य आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जो दस्तावेज होता है उसके माध्यम से प्रमाणित की जाएगी और उसके लिए इसे एक अलग से पहचान संख्या उत्पन्न की जाएगी। इसमें फायदे इसके क्या होंगे? तो अपार या एडुलाकर इसको छात्रों के लिए उनकी शैक्षणिक यात्रा और उनकी उपलब्धियों की निर्बाध ट्रैकिंग के लिए एक आजीवन ID नंबर देगा। वे अपनी परीक्षा परिणाम, सीखने के परिणाम और सहपाठ्य चर्चा संबंधी उपलब्धियों जैसे कि ओलंपियाड रैंकिंग या विशेष कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना या बहुत कुछ डिजिटल रूप से ये संग्रहित करने में सक्षम होंगे।
प्रतिलेखन या प्रमाण पत्र और अन्य शिक्षण जैसी शैक्षणिक उपलब्धियां होती हैं, उनको छात्रों द्वारा आसानी से संग्रहित एक्सेस किया जा सकता है इससे। और इससे रोजगार, छात्रवृत्ति या उच्च शिक्षा के अवसरों के लिए आवेदन करने की भी उनकी क्षमता इससे बढ़ जाएगी। इसके अलावा वे स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र होने वाले छात्रों को देश के किसी भी हिस्से में नए संस्थान में प्रवेश पाने में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारा डाटा होगा, उसका वो आईडी नंबर डालेगा, उसका सारा डाटा निकल के आ जाएगा, तो उसमें परेशानियाँ बहुत सारी कम हो जाएंगी। इससे अधिकारियों, शैक्षणिक बोर्डों और संस्थाओं के लिए छात्र प्रगति जो उसकी ट्रैक करना, उसके प्रदर्शन की निगरानी करना और शिक्षा नीतियों को प्रभावशीलता का आकलन करने में भी आसानी हो जाएगी। इससे सरकारी एजेंसियों को ड्राफ्ट आउट पर नज़र रखने में भी मदद मिलेगी। इसकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी? तो नामांकन प्रक्रिया इसमें स्कूल द्वारा उनके माता पिता की सहमति से ही की जाएगी, जो किसी भी समय अपनी सहमति को वापस लेने में भी सक्षम होंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर डेटा केवल संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ ही साझा किया जाएगा, और स्कूलों द्वारा ये प्रत्येक छात्र पर एकत्र किया गया जो उनका डाटा होता है वो केंद्रीय रूप से कार्यरत जिला सूचना शिक्षा पोर्टल में संग्रहित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिप्थीरिया के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में कहा है कि गिनी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिप्थीरिया के प्रकोप की सूचना दी है, तभी आर्टिकल चर्चा में है, तो आइए देख लेते हैं। ये डिप्थीरिया एक अति संक्रामक रोग है जो नाक और गले और श्वास नली यानी ट्रिकिया में गंभीर रूप से सूजन को पैदा करता है। इसका कारण कोरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के उपभेदों के कारण होता है जो विष बनाते हैं। ये वह विष है जिसके कारण लोगों में बहुत से बीमारी होते हैं। इसका फैलाव कैसे होता है, कैसे मतलब फैलता है? तो इसका संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की किसी भी श्लेष्मा झिल्ली में इससे फैल सकता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो आमतौर पर खांसी या छींकने जैसी श्वसन बूंदों के माध्यम से उनके पार्टिकल्स जाने से ये फैल जा सकता है। इस संक्रमण को खुले घाव या अल्सर को छूने से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो डिप्थीरिया के लक्षणों में आमतौर पर किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के 2 से 5 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। संकेत और लक्षणों में इसमें कुछ शामिल में तो इसमें गला और ट्रांसिल को ढकने वाली एक मोटी और भूरे रंग की झिल्ली है। इसमें गले में खराश और घरघराहट होने लगती है। गर्दन सूजी हुई ग्रंथियां यानी बढ़े हुए लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, और सांस लेने में भी कठिनाई और तेज़ी से सांस लेने लगता है व्यक्ति। नाक बहना शुरू हो जाती है और बुखार और ठंड लगने लगती है, और हल्की थकान भी होती है। यदि विष रक्त प्रवाह में मिल जाता है तो ये हृदय तंत्रिका तंत्र और गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। बैक्टीरिया त्वचा को भी संक्रमित कर सकती है, जिससे खुले घाव या अल्सर हो सकते हैं। हालांकि डिप्थीरिया त्वचा संक्रमण के परिणाम स्वरूप शायद ही कभी गंभीर बीमारी होती है। इसका उपचार क्या है? तो ये जीवाणु प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से उपचार में 2 घटक होते हैं। इसमें एंटीटॉक्सिन, इसे एंटी डिप्थीरिटिक सीरम के रूप में जाना जाता है। यह बैक्टीरिया के विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है, और श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाले डिप्थीरिया के इलाज के लिए डॉक्टर एंटीटॉक्सिन का उपयोग करते हैं। एंटीटॉक्सिन केवल उन विषाक्त पदार्थों पर काम करता है जो अभी तक शरीर में कोशिकाओं और उनके ऊतकों से बने नहीं हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। इसमें एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं और उन्हें फैलने से रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक्स श्वसन प्रणाली को और त्वचा को प्रभावित करने वाले डिप्थीरिया का इलाज कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ के बारे में, जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अभी हाल ही में एक पत्र जारी कर बताया है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त AIS अधिकारी जीपीएफ का दावा करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। तो आइए अब इसको जान लेते हैं। ये एक प्रकार का भविष्य निधि खाता होता है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होता है। इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सेवानिवृत्ति आय का एक भरोसेमंद स्रोत प्रदान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों को उनके रोजगार कार्यालय के दौरान जो भी बचत, जो उनके पैसे सैलरीज कटते रहते हैं, उनकी बचत में उसकी अनुमति देता है। इसकी पात्रता क्या है? तो ये निम्नलिखित जीपीएफ खाते की सदस्यता के लिए पात्र या इसमें समस्त अस्थायी शासकीय सेवक जिन्होंने 1 वर्ष तक लगातार अपनी सेवा दी है, और सभी पुनः नियोजित पेंशनभोगी या अंशदायी भविष्य फंड निधि में निवेश के लिए पात्र लोगों को छोड़कर ये सभी स्थायी सरकारी सेवक इसमें शामिल होते हैं। और एक निजी क्षेत्र का कर्मचारी जो सामान्य भविष्य निधि के लिए पात्र नहीं है, जो निजी कंपनियों में या निजी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसका योगदान क्या है?
तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य योजना है जिसके तहत उनके अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान करना होता है। यह योगदान कर्मचारियों के मासिक वेतन से, जो मासिक वेतन है उससे काटा जाता है और ये राशि पर पूर्व निर्धारित दर ब्याज से उसकी ब्याज सहित ये मिलता है। कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार जीपीएफ कटौती बढ़ा सकते हैं। अब इसकी निकासी कैसे होती है, तो एक कर्मचारी सेवानिवृत्त या सेवा से इस्तीफा देने पर ये फंड की अपनी बचत जो भी होती है उनकी, उसको निकाल सकते हैं। जीपीएफ एक लचीला माध्यम है जो कर्मचारियों को विवाह, शिक्षा और चिकित्सा आपात स्थिति जैसे विभिन्न कारणों से फंड में पैसा जो उनका पड़ा होता है उसको निकालने की अनुमति देता है, यानी निकाल सकते हैं। कर्मचारी कुछ शर्तों के अधीन अपने जीपीएफ खाते से ऋण भी ले सकते हैं। जो कर्मचारी किसी भी अन्य जो सरकारी विभागों में स्थानांतरित हो जाते हैं या अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, वे अपना जीपीएफ शेष निकाल सकते हैं या उसे अपने नए नियोक्ता को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो जीपीएफ राशि का भुगतान उनके नामांकित, जो उनके किसी व्यक्ति को नामांकित कर दिया होगा उसको ये मिल जाएगा। ये तिमाही संशोधन प्रतिस्पर्धा ब्याज दर भी इसमें प्रदान की जाती है। जीपीएफ योजना का संचालन कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। ये योजना सरकारी कर्मचारियों को कर बचत और कर जोखिम वाले निवेश और गारंटी युक्त रिटर्न सहित कई लाभ भी प्रदान करती है। तो हमारे इतने